नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। 15 अगस्त प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाया। ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने ही शुरू किया और जब कोई महत्वपूर्ण अवसर होता है, अधिक लोग को जनसभा जैसी स्थिति होती है, तो प्रधानमंत्री परिवारवाद के मुद्दे को उठाते हैं। कल कुछ चीजें प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे से जुड़ी स्पष्ट की और अभी तक जो राजनीतिक कोष्टक में बांध करके परिवारवाद के मुद्दे को उठाया करते थे, उसे और व्यापक भी बनाने की बात की और कांग्रेस की ओर से इसका व्यापक प्रतिवाद हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कल फरुखाबाद में ही थे और उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के इस भाषण का डटकर विरोध किया, डटकर पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तो 90 लोग ऐसे हैं, 90, जो परिवारवाद की जो परिभाषा है उससे आच्छादित होते हैं और पहले भाजपा उन 90 लोगों का हिसाब दे, उसके बाद में दूसरे परिवारों की बात करें। तो आज हम इसी परिवारवाद को लेकर के चर्चा करेंगे। 30 मिनट में हमारी चर्चा समाप्त होगी। कांग्रेस और भाजपा के लोग के जो प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं और बारी बारी से हम उनसे बात करेंगे। और एक ऐसा विषय हो गया है प्रधानमंत्री का, जिसे हर मौसम में प्रधानमंत्री जब आवश्यक समझते हैं तो इस मुद्दे को उठा देते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी अभी 2 दिन पहले, एक और मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो भी गाय बगाए जब देखो उठता रहता है। जब कोई बड़ी समस्या होती है, दूसरे मुद्दे होते हैं, तो इस तरह के भाषण, इस तरह के मुद्दे उठा दिए जाते हैं, उठाए जा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं, किस तरह से इस मुद्दे की स्थिति है और क्यों ये मुद्दा प्रधानमंत्री बार बार उठाते हैं, ये सारे बिंदु चर्चा में रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है श्रीमती श्वेता दुबे जी। अभिषेक वासम है भाजपा के जिला मंत्री और विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष से जुड़ गए हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता, कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही अनुपमा शर्मा जी हैं। तो ये आज का पैनल है, कांग्रेस और भाजपा के ही प्रवक्ता आज के पैनल में हैं। विवेक नारायण जी से ही शुरुआत करते हैं कि जो परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री बार बार हमला बोलते हैं और सलमान खुर्शीद ने तो 90 भाजपा नेताओं को इस दायरे में बताया है और कहा कि इनका हिसाब पहले दे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में दूसरे परिवारों की बात करे। तो ये क्यों बार बार परिवारवाद के मुद्दे को उठाया जा रहा है? क्या परिवारवाद को लेकर के तमाम सी स्थितियां हैं जिसको लेकर के, लेकिन क्या कांग्रेस पर हमला करने के लिए ही ये मुद्दा उठाया जाता है? और इसकी जो व्याख्या आप लोग करते हैं, आपकी पार्टी करती है, उसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं पड़ता है। और जो भी स्थिति है, बीच बीच में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए संदर्भ देते रहेंगे। लेकिन विवेक जी, शुरुआत करिए आज की चर्चा को, जो 15 अगस्त को इस महत्वपूर्ण भाषण में, जो लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण होता है, उस भाषण में प्रधानमंत्री ने किस तरह से परिवारवाद को व्यापक बनाने की बात कही है, परिवारवाद पर एक बार हमला बोला है, भाई भतीजेवाद की बात कही है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री का क्या संकेत है और ये जो परिवारवाद की लंका है कहाँ तक जलेगी, कब जलेगी, ये सारी चीजें हैं। देखिए, आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव और इस महान अवसर पे जो हमारे देश के तमाम शहीदों से जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों की कुर्बानी से जुड़ा हुआ आज ये आज़ादी का जो महोत्सव हम मना रहे हैं,
और इस आज़ादी के महोत्सव के 15 अगस्त पे लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जो एक परंपरा रही है कुछ देश के लिए बात करने की, उसको तोड़ा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश में इसका बहुत गलत, पूरे दुनिया में इसका एक संदेश अच्छा नहीं गया है कि इस 75वीं वर्षगांठ पे लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी देश के आगे ले जाने वाली कुछ बात करते, कुछ युवाओं के लिए बात करते, कुछ किसानों के लिए नई बात करते, तो ज़्यादा अच्छा होता इस 75वीं आज़ादी के महोत्सव पे। ये बहुत एक अत्यंत कहना चाहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पे इस तरह की जो कोई भी तथ्य पूरक बात न करके, कोई देश हित की बात न करके, एक वो बात करी है इस परिवारवाद की जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आज देश की एक परंपरा रही है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को, खास तौर से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कुछ न कुछ घोषणा करते रहे हैं जो देश के युवाओं के लिए, देश की आम जनता के लिए या किसी वर्ग के लिए वो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करी और ये बात करी। अब रही बात, देखिए आज जो परिवारवाद की बात करते हैं तो इसकी मैं शुरुआत तो केवल यहाँ से कर रहा हूँ कि आपके शहर से ही कर रहा हूँ। जिस शहर के हम हैं, जिस जनपद के हैं, उस शहर से ही हम परिवारवाद की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे भाजपा के साथी इधर-उधर जाके इतने प्रधानमंत्री जी हमारे, अगर वो मानते हैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी प्रधानमंत्री मानते हैं, तो इस मुद्दे से आगे पीछे ना हटें, केवल परिवारवाद की बात करें। आज मैं केवल उस शहर से शुरुआत कर रहा हूँ जिस शहर की से वो रहते हैं। आज अगर उस शहर में देख लें तो वर्तमान में पिता को, उसके बाद पत्नी को, उसके बाद लड़के को और उसके बाद भतीजे को, क्या और कोई भाजपा में जनपद में नहीं था कोई? ये क्या है ये? इसका जवाब दें। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है ये? दूसरी तरफ आप देखिए कि आपके उसी शहर में कांग्रेस के विधायक रहे, 2-2 विधायक कई बार रहे, लेकिन परिवारवाद के इस विरोध में के ना विपरीत उन्होंने अपने लड़कों को टिकट नहीं दिलवाई, न परिवारवाद के लिए वो आगे बढ़े। तो आज ये इतनी बड़ी बात आपके शहर के सामने है, दूसरी तरफ परिवारवाद की आप बात करते हैं, तो इसका जवाब दें। दूसरी बात का जवाब दें कि आज अगर परिवारवाद का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करने वाली अन्य बातों के तरीके से ये भी करते हैं। आप अपने जनपद की बात लीजिए, कायमगंज के अनवार खां, जिन्होंने अपने लड़के को बड़े जतन से राजनीतिक अपने रसूख से टिकट दिलवाया, लेकिन जिता नहीं पाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। जनता जिसको चुनेगी, अगर जनता चुनती उनके लड़के को या परिवारवाद से ही अगर वो एमएलए बन जाता, तो शायद अनवार अद्दा का लड़का आज विधायक बन चुका, पूर्व विधायक होता वो। तो ये आप अपने शहर की पहले इन्हीं बातों की जवाब दीजिए, परिवारवाद और गैर परिवारवाद। कांग्रेस ने गैर परिवारवाद की मिसाल करी और भाजपा ने परिवारवाद की पराकाष्ठा करी। और दूसरी बात, तीसरी बात हमारे भाजपा के साथी जवाब दें कि प्रधानमंत्री जी ने अगर परिवारवाद की बात वो उठाते हैं और इतने महत्वपूर्ण 75वीं वर्षगांठ पे उन्होंने उठाई और देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, तो ये बताएं कि आज देश के संसद और राज्यसभा में दोनों जगह उनका बहुमत है। उन्होंने 8 सालों में इस परिवारवाद को रोकने के लिए कौन सा कानूनी प्रयास किया? इसका जवाब दें हमारे भाजपा साथी। श्वेता जी। भाई साहब हमने सिखाया है ना, मुझे को बोलना है। बोलिए भाई, बोलिए। भाई साहब सबसे पहली बात तो ये, आपने कहा कि मोदी जी ने गलत संदेश दुनिया को दिया है। मोदी जी ने कोई गलत संदेश नहीं दिया है दुनिया को। जैसे तमाम मुद्दे हैं, वैसे परिवारवाद भी एक ज्वलंत समस्या है हमारे भारत देश की, और अगर उन्होंने इस पर बोला है तो कुछ गलत नहीं किया है। भाई साहब पहले आप मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ भाजपा का नेता मानते हैं या देश का प्रधानमंत्री मानते हैं? और उन्होंने 5 प्रण भी बताए, वो नहीं सुना आपने। उन्होंने महिलाओं के संग जो शाब्दिक अत्याचार किया जाता है और उसके
सम्मान में जो ठेस पहुंचाई जाती है वो भी उठाया। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत कुछ कहा, लेकिन आपको परिवारवाद इसलिए बुरा लग गया क्योंकि तीर निशाने पे लग गया भाई साहब, कि कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि इस भारत देश में परिवारवाद को जन्म देने वाले और परिवारवाद का पालन पोषण करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस, और आपकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है सपा ने। आपने हमारे फर्रुखाबाद, भाई साहब टोकिएगा नहीं, अब आपने फर्रुखाबाद के बारे में बोला है तो मैं वही जवाब देना चाहती हूँ। श्री जाकिर हुसैन जी, सुल्तान आलम खां जी, खुर्शीद आलम खां जी, सलमान खुर्शीद और लुइस खुर्शीद, ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है भाई साहब, ये योग्यता का उदाहरण है। सिर्फ एक ही परिवार में योग्यता कांग्रेस को दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और मैं बताऊं, अब आप कश्मीर से चलना शुरू करिए भाई साहब। कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार, पंजाब का, हरियाणा का, अपने लखनऊ का यादव परिवार, बिहार का यादव परिवार, तमिलनाडु का परिवार, और भाई साहब कहाँ परिवारवाद देखना चाह रहे हैं? बीजेपी का कौन सा नेता परिवारवाद चला रहा है, जरा उसके बारे में भी बताइए। और जो बात बार बार आप फर्रुखाबाद के लिए उठाते हैं, इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी साफ कर चुके हैं कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है। जब बेटा अगर पिता राजनीति में है और बेटा योग्य है, जनता उसको चुन रही है, तो ये परिवारवाद नहीं है भाई साहब। अगर बेटा पिता अध्यक्ष हैं और बेटा योग्य ना होते हुए भी भाई को दरकिनार करते हुए उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो कांग्रेस और सपा इसका जीता जागता सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आप देख लीजिए अपनी पार्टी में भी, और अपनी सहयोगी पार्टी आपके कभी हमदम हमराज रहे हैं सपा वाले, उनको भी देख लीजिए भाई साहब। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी एक कदम और आगे बढ़े हैं। उन्होंने पहले कहा राजनीतिक दलों में परिवारवाद चल रहा था, अब संस्थाओं में प्रवेश कर रहा है। संस्थाओं में भी तीर आप ही को लगा है, इसीलिए आप लोग ज्यादा परेशान हैं। नेशनल हेराल्ड मामला है आपके सामने, उसमें भी परिवारवाद चल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को मोहरा बनाया जो दिवंगत हो गया और सब ठीक रहा, उसके सर पे फोड़ दिया। अब मैं इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अब सपा का तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, और बाकी भी उदाहरण है। तो जैसे महंगाई समस्या है, जैसे जनसंख्या समस्या है, उसी तरह भारत को दीमक की तरह ये परिवारवाद भी चाट रहा है भाई साहब। सिर्फ मोदी जी को बुरा कह देने भर से ये समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है। आप जैसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का परिवारवाद खत्म हो पाएगा भाई साहब। जी भाई साहब, आज़ादी का 75वां जो महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें साहब जिस तरीके का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भाषण दिया गया परिवारवाद के ऊपर, वो काफ़ी दुखद रहा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि उनके इस पूरे भाषण में कतई भी युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, रेलवे की साहब नियुक्तियों की बात हो जो कितने समय से लंबित पड़ी हुई, चाहे आर्मी में साहब मेडिकल कोर का हो, चाहे सिग्नल कोर का हो, तमाम विभागों की कोरोना काल से पहले की साहब वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, जिसका अभी तक कतई भी कुछ भी एनालाइजेशन नहीं हुआ। उसके ऊपर कतई भी माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जीडीपी हो, तमाम मुद्दों बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं की। बात किस पे की साहब? परिवारवाद पे। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने कि परिवारवाद शहर से। आप देखिए कि बिल्कुल सही कहा कि स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, स्वर्गीय प्रभा द्विवेदी जी, सुनील दत्त द्विवेदी जी, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, भास्कर दत्त द्विवेदी जी जो प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं। दूसरी चीज, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष जिनके बेटे राजेपुर में साहब ब्लॉक प्रमुख हैं, और भाजपा में जो एक मानक है जिसे कहते हैं कि साहब एक पद और एक व्यक्ति, तो साहब मैं बताना चाहूँगा राजेपुर ब्लॉक अध्यक्ष भी है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और दूसरी चीज आप देखिए कि अभी फेसबुक पे आप सक्रियता देख रही होंगी, मेजर साहब की मैडम अनीता द्विवेदी जी किस टिकट के लिए है। आपकी हंसी, हमारे भाजपा की प्रवक्ता जो बैठी हैं उनकी हंसी ने यह साबित कर दिया कि मैं सत्यता 100% सही हूँ। तो मैं तो ये आप लोगों से आग्रह करूंगा, छोड़िए इस भाजपा को, कहीं भी आप जाएं। क्या मैं तो अंदर से ये कामना करता हूं कि श्वेता दुबे जी भी विधायकी लड़ें, विकास पांडे जी भी विधायकी लड़ें,
कोई एमएलसी बने हमारे बीच का साथी जो हमारी इस डिबेट में कंटिन्यू आता है, क्या सब दत्त और द्विवेदी खानदान का ही बोझा ढोया जाएगा साहब? तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ये मेरे हिसाब से काफी दुखद है। तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। हमारी पार्टी वो पार्टी है, अमरिंदर बरार जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान परिवार से आते हैं। उसके बाद राजीव साठव जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के रहे साहब, एमएलए रहे। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनिवासन जी जो जिन्होंने कोरोना काल में बढ़ चढ़ के साहब दिल्ली में और तमाम देश के विभिन्न हिस्सों में साहब काम किया, वो भी एक साहब किसान परिवार से आते हैं। और अभी आपने थोड़े समय पहले मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ, हमारे एक युवा को टिकट दिया गया साहब ग्वालियर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में, और साहब किसान का बेटा जीत के आया। उसने 28 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था कांग्रेस का, उसमें कहीं ना कहीं एक क्रांति लाने का काम किया। तो परिवारवाद के ऊपर ना बोल के प्रधानमंत्री जी को तमाम मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे, किसानों की जिस तरीके से साहब जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसमें तमाम टिहरी बॉर्डर पे जो हमारे बीच किसान नहीं रहे, उस मुद्दे पे बोलना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है और मुझे ये बड़ी निराशा हुई कि परिवारवाद पे इतने हमलावर होते हैं। उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस के ऊपर हमलावर होके कहीं ना कहीं वो इस भाषण से तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अभिषेक जी भाई साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बोले बोले। हेलो। बड़ा बढ़िया आज का विषय है परिवारवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बड़ा अच्छी अभी दलीलें दे रहे थे, कुछ लोग फर्रुखाबाद की भी दलीलें दे रहे थे। विषय यहाँ पर आता है कि जिस पार्टी का मुखिया आप हो, उसी पार्टी का मुखिया बेटा भी बने, सही मायने में परिवारवाद वहां स्थापित होता है। दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि पहले साहब स्वयं विधायक रहे, उसके बाद पत्नी विधायक रही, उसके बाद बेटा विधायक हुआ, उसके बाद भतीजा विधायक हुआ, बड़ा आसानी से आरोप लगाए। और उससे पहले एक शब्द आपने ही कहा था कि साहब जिसको जनाधार जनता का मिलता है वो नेता होता है, वो परिवारवाद नहीं होता है। तो साहब हमारे जिन नेताओं के ऊपर आप परिवारवाद की ठीकरा फोड़ रहे हो, उनको जनता ने ही चुनकर भेजा है, ऐसा नहीं है किसी को मनोनीत करके भेज दिया हो। जिस परिवार की आपने बात की है, वो परिवार को 1 लाख पार वोट भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने के लिए और फर्रुखाबाद सदर के विधायक बनने के लिए जनता ने दिया। इसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं ला सकते। जनता 1 लाख लोग ऐसे थे जो उनको अपना नेता मानते थे। परिवारवाद की बात आप वहां नहीं करेंगे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी होंगी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी होंगे और आपके राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी होंगी। रही बात समाजवादी पार्टी की, परिवारवाद की बात अगर करते हैं तो देख लीजिए माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी बना के खड़ी की और अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से पार्टी को हथियाने का काम किया। हम लोग आज भी जो है हमारे पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, उनका सम्मान करते हैं। और जो परिवारवाद की पार्टी है उसने अभी जीते जी मुलायम सिंह जी का अपमान किया है। इससे बड़ी विडंबना और परिवारवाद की कोई हो नहीं सकती है। ये स्वीकार करिए। भारतीय जनता पार्टी अगर परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं, बाबू कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा भी अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो परिवारवाद का आप आरोप लगाते हैं। आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के ऊपर आपने परिवारवाद का आरोप लगाया है। द्विवेदी जी सरकार में मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, लेकिन उनका बेटा 2 बार का विधायक है लेकिन मंत्री नहीं बना। यह परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन अभी कांग्रेस की व्याख्या बड़ा अच्छी है कि साहब ये तो परिवारवाद है। उनके नेताओं ने लिस्ट निकाल के रखी है कि 90 लोगों की सूची है, जो 90 लोगों की सूची देने का काम करते हैं। वही फर्रुखाबाद की जनता उनको 2000 वोट में समेटने का काम करती है। फर्रुखाबाद की जनता मुंह तोड़ जवाब देती है कि परिवारवाद की परिभाषा ये है, आपको आवश्यकता नहीं है, हमें नेता की आवश्यकता है, किसी परिवार के और व्यक्ति विशेष की आवश्यकता फर्रुखाबाद को नहीं है और पूरे देश को नहीं है।
पूरे देश ने, जनता ने तय कर लिया है कि परिवारवाद की जड़ें कैसे उखाड़ के फेंकी जा रही हैं। ये 2014 के चुनाव के बाद आप सभी लोगों ने बखूबी, हम लोगों ने बड़े अच्छे स्तर से देखा है कि परिवारवाद का कैसे जनता ने सफाया करने का काम किया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले थे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर राजनाथ सिंह बनते हैं तो हमारे यहाँ जेपी नड्डा जी वैसे व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी एक बहुत सामान्य परिवार से थे। आदरणीय स्वतंत्र जी एक बहुत सामान्य परिवार से थे और प्रदेश अध्यक्ष बने। एक मिनट भाई साहब, दूसरी बात आती है हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था है संगठन महामंत्री की। अभी वर्तमान में जो हमारे संगठन के महामंत्री अभी अभी घोषणा हुई, आदरणीय धर्मपाल जी बहुत सामान्य परिवार से हैं, कल्पना से परे है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को मौका देती है जो वाकई में प्रतिभावान हैं। हमें परिवार से कोई मतलब नहीं, जिनकी प्रतिभाएं हैं वो निखरनी चाहिए। हमने इस चुनाव में 2022 के चुनाव में एक सफाई कर्मी को विधानसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक सब्जी बेचने वाले को विधानसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये परिवारवाद की परिभाषा में आता हो तो बखूबी हम परिवारवाद चलाते हैं। बहुत ही अच्छा विषय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया ही है 15 अगस्त के मौके पे। और तब जबकि हम क्या मतलब देश खुद ही, क्योंकि भाजपा सत्ता में है और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद ही 75वां साल जो है वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो जब अमृत महोत्सव की, आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही है, तब परिवारवाद का मुद्दा कितना बड़ा है और वो भी उस पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा, उस पार्टी के प्रधान नेता जिसको कि वो पार्टी मानती है कि वही उनका वजूद है। अगर मोदी जी नहीं है, क्योंकि ये सभी मोदी जी के नाम पे ही जीते हैं, चाहे इनके सांसद हो चाहे विधायक। तो वो मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर पे चढ़कर ये भाषण देते हैं परिवारवाद के ऊपर, तो मुझे लगता है ठीक है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सभी जगह परिवारवाद है। और वो भी उस पार्टी के नेता जो कि आज परचम उठाए हुए हैं कि वो बहुत हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू संस्कृति के रक्षक हैं। क्या मुझे ये भाजपा के जितने भी प्रवक्ताओं ने अभी तक परिवारवाद की व्याख्या की है, मुझे परिवारवाद की व्याख्या बताएंगे? भारत की संस्कृति को परिवारवाद से अलग करके जोड़ पाएंगे आप? आप परिवार से नहीं आते हैं, आप लोग सड़क पे रहते हो, आपका परिवार नहीं है, आपके माता पिता भाई बहन नहीं है, आप उनके साथ नहीं रहते हो, अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते हो। क्या माहौल बना रखा आप लोगों ने परिवारवाद का? एक यहाँ पे फर्रुखाबाद में, ठीक है मैं मानती हूँ कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने राजनीतिक माहौल लिया, मैं राजनीतिक नहीं ले रही हूँ, मैं आपका सामाजिक माहौल ले रही हूँ। एक कपड़ा बेचने वाले व्यापारी का, मोस्टली यहाँ पे फर्रुखाबाद में परचून की दुकान का बेटा परचून की दुकान पे बैठता है, बाप की गद्दी संभालता है। कपड़ा बेचने वाले का बेटा बाप की गद्दी संभालता है, कपड़ा बेचता है। कोई एक निकल जाए अलग से तो बात अलग है। तो अगर राजनीति करने वाला राजनीति में आ रहा है तो उसे आप परिवारवाद कहेंगे? वो सफल हो रहा है नहीं हो रहा है ये उसके बाप की टेंशन है। अगर कपड़ा बेचने वाले का बेटा कपड़ा बेचता है और कपड़ा बेचने की जगह बाप की दुकान बेच देता है तो ये उसके बाप की टेंशन है, समाज में तो कोई परेशान नहीं होता। तो एक बहुत ही मतलब भारतीय संस्कृति, वो भारतीय संस्कृति जिसमें परिवारवाद का सारा महत्व है। पूरा का पूरा विश्व जो है वो भारत की संस्कृति को उसके परिवारवाद के आधार पर ही सलाम करता है कि वहां पे परिवार की इतनी महत्ता है, वहां आपस में सब इतना मिलजुल के रहते हैं, त्योहार इतने अच्छे से मनाते हैं। और इसी हमारी संस्कृति को जो पूरा संसार सलाम करता है, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त अमृत महोत्सव के अवसर पर और मौका पड़े जब उनका अपना मुद्दा होता है उस पे खड़े होके लाल किले की प्राचीर से, कभी अपनी राजनीतिक भाषण की प्राचीर से वो माहौल बनाते हैं। तो ये माहौल किसका बना रहे हैं? देश की संस्कृति का ना। और कहते अपने को हिंदुत्ववादी नेता है, तो कहां से हिंदुत्ववादी नेता हुए भाई भाजपाई, जब आप परिवारवाद का माहौल बना रहे हैं? मैं तो नहीं परिवार को अलग मानती, मैं तो परिवार की हूँ, परिवार का ही मानती हूँ। और बाकी अगर एक ये भी बात सही है कि ठीक है हम लोग भी बोल रहे हैं, सपा वाले भी बोल रहे हैं और
जनता भी यही सोचती है और भाजपा वाले तो स्पष्ट करते हैं कि ये हम ही पे आक्षेप लगाते हैं। लेकिन मोदी जी अपने गिरेबान में तो झांक के देखें, भाजपा के 11% सांसद जो हैं वो परिवारवाद से ग्रसित हैं। जितने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं वो सुन लें, उनमें चाहे वसुंधरा राजे खुद हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे राजनाथ जी का बेटा पंकज सिंह हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, ये सब परिवारवाद से ग्रसित हैं। तो परिवारवाद से अपने को अलग मत मानिए। जो व्यक्ति किसी लायक नहीं है वो आज बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, कौन है? आपके हमारे माननीय गृह मंत्री जी का बेटा, अमित शाह जी का। तो ये क्या है? क्या है ये? परिवारवाद नहीं है, सिर्फ आप दूसरे को। मेरा मानना यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त अमृत महोत्सव के अवसर पर बस 1 मिनट परिवारवाद का मुद्दा उठाया है, तो मुझे लगता है इससे हम पार्टियों को, हम कांग्रेसी, सपाइयों और बाकी जो और हैं उनके अपेक्षा ये जो ये 11% सांसद है ना भाजपा के, इन्हें ज्यादा चिंता हो गई होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी जो है इनका टिकट काट दे आने वाले उसमें, अपने भाषण की मान्यता और वो रखते हुए। हालांकि ये भाजपा का चाल चरित्र और चित्रण नहीं है कि वो अपने कहे का मान रखें। और दूसरा, वो आक्षेप दूसरे पे ऐसे उंगली उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, और ऐसे उंगली इसलिए उठाते हैं कि ये 3 उंगलियों वाली गलतियां उनके अपने अंदर है, तो एक उंगली दूसरे पे उठा दो, दूसरा डर जाता है, बोलता नहीं है। तो ये केवल है भाजपा का विशुद्ध चाल चरित्र चित्रण जो प्रधानमंत्री जी में साक्षात नजर आता है, और इसीलिए उन्होंने ये परिवारवाद को एक मुद्दा बना रखा है दूसरी पार्टियों को डाउन करने के लिए, और इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं है। और मैं परिवारवाद उस दिन मानूंगी जिस दिन भाजपा का हर नेता जो है, यहाँ बैठे प्रवक्ताओं से कहना चाहती हूँ कि वो अपनी जमीन जायदाद अपने बच्चों को ना देके किसी दूसरे को देते हैं। विकास पांडे छोड़ दे तो उनकी तरीके से। एडिटर महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब भाई सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। मैंने बहुत धैर्य से बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें सुनी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जैसी, सुन लीजिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जैसी चाल चरित्र और चेहरा है, उन्होंने राजनीति को भी व्यापार समझा और व्यापार से ही उदाहरण दिया। यही मानसिकता का बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस वाले राजनीति को और लोकतंत्र को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसे संजीदगी का विषय समझती है। पहली चीज। अब मैं उदाहरण बतौर आपको समझा, अरे डरिए मत ऐसा, मुझे मालूम है। अब देखिए डरने लगे, मैं बोलना चाहता कि डरने लगे। मेरे सामने बैठे तभी लाल किला गिरवी रखा। व्यापार सिर्फ कार्यकाल में। अरे बोलने दीजिए भाई, पहले बोले फिर बोलिए। दूसरा दुकान बिक गई आपकी, तो कितना बड़ा व्यापार करते देखिए, पहले गिरवी रखी, गिरवी रख दिया, दुकान बिक गई भाई। लाल किला गिरवी रख के बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने दुकान बेच दी भाई, उसको बोला कांग्रेस के लोगों ने कि राहुल गांधी जी ने दुकान बेच दी है। लाल किला गिरवी रखने की बात हो रही है कि लाल किला ये व्यापार होता है, कर दिया कि राहुल ये व्यापार की बात कर रहे हैं भाई। मुझे अनुरोध है मेरा, अगर कांग्रेस के पार्टी के लोगों की विचलितपन खत्म हो गया हो तो थोड़ा सामने वाले को बोल लेने दें। ये व्यापार की बात कर रहे हैं, बात नहीं। मैंने धैर्यपूर्वक सुना और एक उदाहरण आपने और प्रस्तुत कर दिया। एक उदाहरण कांग्रेस ने और प्रस्तुत कर दिया कि कांग्रेस के लोग कितने अधीर है, कितने अधीर है। मैंने धैर्यपूर्वक 5 प्रवक्ताओं को सुना, और वो मुझे 30 सेकंड में बात कर रहे हैं। आपने व्यापार की बात की ना, सिर्फ व्यापार की बात हमने करी कि व्यापार में गिरवी रखा तभी लाल किले को। और मेरी बात को गलत दिशा देते हो। एडिटर महोदय, मुझे मेरा निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और मर्यादा बनाए रखें डिबेट की, पहली चीज। दूसरी बोलो भाई, सुन लो तो व्यापार की बात थी। अब पहले मैं एक सवाल से छोड़ूंगा, और मुझे लगता है कि मेरी डिबेट के बाद कांग्रेस के साथी अगर समझदार है और ईमानदार है और झूठे नहीं है तो मेरे सवाल का जवाब देंगे कि लाल किला बेचा तो किसे बेचा। मुझे इस सवाल का जवाब देकर के जाएंगे, अन्यथा कांग्रेस के लोग ये स्वीकार करके जाएं कि वो दुनिया के सबसे बड़े। मैं आ रहा हूं, बीच में ये लोग बोले, मैं नहीं बोला बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। पहली चीज। दूसरी चीज, आप समझने का प्रयास करिए, तो आप चालू करिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, देश के राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और 41 साल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से आता है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ये ठीक वैसे ही उदाहरण है जैसे एक बस में 20 सवारी बैठती है मगर ड्राइवर वही आता है। ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल होता है भाई साहब, और ड्राइवर की कुर्सी अगर केवल इस आधार पर दे दी जाए कि ड्राइवर का बेटा ही ड्राइवरी करेगा तो ये मान लीजिए कि उन 27-28 सवारियों की भी जान संसद में पड़ने वाली है, ये समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज, और लोकतंत्र में एक विषय और आपको समझना पड़ेगा, बहुत गंभीर विषय है ये। आप समझिए कि अमेठी की जनता ने परिवारवाद नकार दिया, आजमगढ़ की जनता ने परिवारवाद नकार दिया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही है, जनता आपके परिवारवाद को नकार रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए और G23 की बैठक बुलाए कांग्रेस और पूछे कि उन्होंने वो सवाल क्यों उठाए थे कांग्रेस के लोगों पर। ये हम थोड़े ना कह रहे हैं। दूसरी चीज, भारत के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री समझते हुए अगर इस मुद्दे की गरिमा को समझा होता तो उन्होंने कहा है कई संस्थाओं में परिवारवाद हावी है, ये बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि आपके पत्रकारिता में भी कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी होता होगा एडिटर महोदय, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे कई ऐसी जगह है जहां परिवारवाद, नेपोटिज्म एक बड़ी त्रासदी बन के निकल के आया है। सुशांत सिंह की हम आत्महत्या कैसे भूल सकते हैं? एक आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से निकल के बाहर निकल के सोचिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े मुद्दे की दस्तक दी और मुझे लगता है कि ये देश जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा खड़ा रहा है, इस मुद्दे पर भी खड़ा होगा। और कांग्रेस नहीं, मुझे लगता है ऐसे सभी दलों को मुंह की खानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस समझदार होगी तो वो अपनी गलतियों से, अपनी कुरीतियों से सबक लेगी। अगर नहीं सबक लेना है तो ये उनका अपना विषय है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो काम है जनता के हितों की बात करना। देखिए, आजादी की 75वीं महोत्सव पे अगर अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर से ये कहते कि 8 सालों में हम नहीं कर पाए परिवारवाद के खिलाफ, अब हम परिवारवाद के खिलाफ संसद में कानून लाएंगे। राज्यसभा में हमारा बहुमत आ गया है, 22 राज्यों में हमारी सरकार है, अब हम इसके लिए कानून लाएंगे। बेहतर ये होता, इस पावन पर्व का इस्तेमाल ये होता। इस पावन पर्व पे केवल बातें करने से नहीं, महिलाओं की आपने बात करी कि महिलाओं को शब्द बाण से, अरे आप पहले से इतने कानून मौजूद हैं, आप उन कानूनों में और नए कानून जोड़ते। आप कहते हम कानून लाएंगे महिलाओं के लिए कि उनको कोई शब्द बोल पाए तो उनको इतना सजा दिलाएंगे, ये बात करते आप केवल बातों से काम करना। आपने इतने महत्वपूर्ण मौके पे बात करी। दूसरी, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाजपा के साथियों ने एक बात तो मानी कि जब इनकी बात आती है तो ये कहते हैं कि वो जीत गए तो लोकतंत्र की बात थी। और जब कांग्रेस कहती है कि परिवारवाद में लोकतंत्र का स्थान नहीं है तभी परिवारवाद की बात करते हैं, जब इन पे आती है तो ये लोकतंत्र की बात करने लगते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र जो है ये समझ के बाहर जनता सब देख रही है ये। लेकिन वो 80-20 की लड़ाई जो है वो अभी चल रहा है। समझ लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के द्वारा एक विषय आया था, उस दिन आपका निष्फल हो गया, उस दिन आप 2 पे आ जाएंगे। आप एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय द्वारा आया कि वो पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आज भी आपने ये स्वीकार नहीं किया। इसके मतलब कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। ये चीज स्वीकार कीजिए कांग्रेस के लोग कि वो आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, आज वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। ये आपकी सोच रही होगी कि आपके जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाया कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनाया तो ये कहकर बनाया कि वो समूचे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और इस पे एक मिनट हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब बड़े मुद्दे की दस्तक दी है, बिल्कुल सही कहा। और ये सवाल किया हमारे कांग्रेस, सुन लीजिए कांग्रेस के बड़े साथी, सुन लीजिए अभी हम बताते हैं, अभी बता रहे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे। थोड़ा धैर्य रखिए भाई साहब, थोड़ा धैर्य रखिए। लाल किला किसने बेचा? बिल्कुल सही कहा हमारे भाजपा के। सुन तो लीजिए भाई साहब, लाल किला किसे बेचा? ये भाजपा के प्रवक्ता ने हमसे क्वेश्चन पुटअप किया तो मैं जवाब देना चाहूंगा। ये उसी तरीके से लाल किला बेचा गया
जिस तरीके से मोदी जी ने साहब चाय बेची थी स्टेशन पे। दूसरी चीज आप बताइए कि 100 दिन में विदेशों में जमा काला धन कहाँ गायब है? नोटबंदी का कुछ बताते, सुन लीजिए। नेशनल हेराल्ड के विषय में भी कुछ बोलिए वरुण जी, नेशनल हेराल्ड के विषय में भी कुछ बोलिए। 90 करोड़ में कहाँ चले गए? मोतीलाल वोरा को देके भगवान जी के पास भेज दिए। नेशनल हेराल्ड का केस कोर्ट में चल रहा है, मुद्दे मत घुमाइएगा, कार्रवाई कर रही है। चाहिए था अब कार्रवाई चल रही है। 2008 का है ये सब मसला और कार्रवाई अब चल रही है। मनोज जी जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए, लाल किला छोड़ दीजिए, नेशनल हेराल्ड पे बात कीजिए। ये मुद्दा नहीं है। शब्द इस्तेमाल करने की बात की थी कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि महिलाओं के लिए सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल हो। तो प्रधानमंत्री जी जो पूर्व में खुद पता नहीं क्या क्या शब्द, जिन्हें कि मुझे यहाँ कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी 2-3 शब्द मैंने ढूंढ रखे हैं कि उन्होंने सोनिया जी के लिए जो अपशब्द कहे और जो रेणुका जी के लिए कहे, ये उन्होंने संसद में खड़े होके कहे थे। तो उन्हें अपने कहे पे शर्म नहीं आ रही थी, जो अब उन्हें शर्म आ रही है कि महिलाओं के लिए जो है सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल होने चाहिए। और श्वेता जी आप ये यहाँ पे इस मुद्दे को उठा रही हैं, जबकि आपके अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो आपकी अपनी भाजपा पार्टी के प्रधान सेवक हैं, उन्होंने ये शब्द खुद बोले हैं। इतने शर्मनाक शब्द एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे विश्व में और आपते हैं कि विश्व में पूजे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विश्व में पूजा जाता है? ऐसा व्यक्ति विश्व में कभी नहीं पूजा जाता जो महिलाओं की बेइज्जती करता है। जिसको महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती, उस व्यक्ति की कोई पूजा नहीं करता है। इन गुमालतों को आप रहन दीजिए, जनता को इन बातों से बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। अगर आप सामने वाले के घर वाले की महिला का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और वो तो खैर उदाहरण ही है, प्रधानमंत्री जी जब अपनी 70 साल कितना महिलाओं को सम्मान दिया कांग्रेस ने? 70 साल कितना सम्मान दिया कांग्रेस ने महिलाओं को, सिवाय अपमान के। अगर कांग्रेस ने कोई सम्मान देने का काम किया हो तो बताइए। महिलाओं का अपमान के अलावा कोई काम नहीं किया 70 साल कांग्रेस ने। पत्नी के लिए एक परिवार के अलावा 1 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड। देखिए एक बात बता दूं मैं कि जो भी 70 सालों में महिलाओं के कानून बने हैं वो सारे कांग्रेस ने बनाए हैं। और अगर भाजपा महिलाओं की इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी में हुआ है, बनाए आपने केवल, आपने सब कागज पे किया है भाई साहब, सिर्फ कागज पे किया, कुछ नहीं। कानून बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, कानून जमीन पर कैसे आए, कानून जमीन पर कैसे आए, इसकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। कांग्रेस ने इसकी चिंता कभी नहीं की। कांग्रेस जो है, सुन लीजिए, कांग्रेस अभी हाथरस में बेटी जलाई गई आधी रात में, इतनी तभी हाथरस में आधी रात की बेटी जलाई गई और सरकार ने आप महिलाओं के सम्मान की बात करिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए उन्होंने कितने शर्मनाक शब्द यूज किए हैं, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। भूल गए ये लोग, अभिनंदन को भूल गए हैं। उन्होंने कितने शर्मनाक शब्द यूज किए हैं भारत के प्रथम नागरिक के लिए। आपका महिलाओं को मुद्दे कहाँ कांग्रेस को महिलाओं की बात कीजिए। देश की प्रथम महिला, लीजिए, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपके ही अधीर रंजन ने कितने अशोभनीय शब्द यूज किए हैं। कांग्रेस को शर्म के मारे पूरे देश से, माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। बताया कि अधीर रंजन ने जो राष्ट्रपति जी के लिए शब्द यूज किए, कांग्रेस के लोग माफी मांगेंगे। जो महिलाओं का बिल नहीं, जो महिलाओं का बिल लंबित है उसको भाजपा ने 8 सालों में क्यों नहीं पास कराया? जो महिला बिल लंबित है 8 सालों में महिला भाजपा ने एक बार चर्चा करी उसे। बट विषय से अलग हो रहे हैं आप लोग, विषय से अलग हो रहे हैं। हम इस विषय पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह अगले दिन फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा के लिए, नए विषय पर, नई बहस पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।